हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसएमडी की पूरी यूनिट 3 करने वाले हैं एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे सो दैट तुम्हें पता चले कि अगर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ओपन एंड क्लोज सेट्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ओपन सेट्स का बताती हूँ। देखो एन ओपन, एक सेकेंड। ओके, मैं डेफिनेशन इसलिए रीड करके बता रही हूँ ताकि ऐसा दिक्कत ना हो एंड एग्जाम्स में डेफिनेशंस ही लिखने को आती है तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। देखो क्या होता है, एन ओपन सेट इज द सेट दैट डज नॉट इंक्लूड इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, सपोज आई एम क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ सेट 1 and 5 लाइक दिस, लाइक दिस। अब अगर मुझे इसके बीच के नंबर्स चाहिए, मैं बोल रही हूँ ये इसका एक ओपन सेट बताओ, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 1 और 5 नहीं आया, 1 और 5 नहीं आया, ये बाउंड्री पॉइंट से ये नहीं आए, तो दिस इज एन ओपन सेट। ठीक है, इट कैन बी लूजली थॉट ऑफ एज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द एज। तो अगर कोई पूछे तुमसे व्हाट इज ओपन सेट क्वेश्चंस में, तो बेसिकली सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन एज वाले पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, बट नॉट द एज themselves इन यूक्लिडियन स्पेस like the number line or 2D plane. An open set is a region where for every point inside the set you may move a small distance in any direction and still stay inside the set. तो देखो दो डेफिनेशन है, एक ये वाली है जो तुमने हमेशा से पढ़ी हुई है, एक और डेफिनेशन है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर लाइन, ओके, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर लाइन, ऐसे एक नंबर लाइन है, मैंने बोला कि ये नंबर लाइन पे हमें नंबर देना है 2 से लेकर 80 के बीच में। ओके, नाउ यू हैव अ पॉइंट, तुमने एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से सपोज मैं थोड़ा सा आगे मूव करी और मैं 6 पे पहुंची, एंड थोड़ा सा पीछे मूव करी और मैं 3 पे पहुंची। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने एक लाइन के अंदर ऐसे मूव करा कि स्टिल मैं लाइन के अंदर ही रही, अंदर ही रही, यानी कि मैं एज पॉइंट्स पे नहीं पहुंची ना, एज पे नहीं पहुंची। तो इसको मैं ओपन सेट बोल दूंगी। लाइक लाइन के अंदर ही रहना इज लाइक ओपन सेट, लाइन से बाहर निकल गई तो बाहर ही चले गए फिर तो। ठीक है, तो यूक्लिडियन स्पेस पे, 2D प्लेन पे या नंबर लाइन पे ओपन सेट का मतलब वो रीजन हो गया जहां पर फॉर एवरी पॉइंट इनसाइड द सेट अगर हम थोड़ा सा भी छोटा डिस्टेंस मूव करें तो हम स्टिल सेट के लाइन के अंदर ही हैं, दिस इज ओपन सेट। ठीक है, फिर इसके अलग अलग मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी है क्योंकि ये तो एक बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश डेफिनेशन होगी, सो यू डोंट नो कि एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसके दिखा देते हैं। एक सेकेंड, ये ए 2 बार प्रिंट हुआ है, लाइक इसका मतलब एक ही है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर ना नोट्स का प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो इसको तुम ए ही पढ़ो। ठीक है, ए, ठीक है, ये सारा ए है, जो भी नंबर्स दो दो बार प्रिंट हो रहे हैं उसका मतलब ए ही बोलना चाह रहा है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी हो गई, फॉर अ सेट ए इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस A is considered open if for every point x in A there is an absolute neighborhood around x that is entirely contained in A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैं एक सेट बनाती हूँ, एक सेट है। अब इस सेट को मैं कब बोलूंगी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रख लेते हैं, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा एंड 4 रखा, ऐसे एलिमेंट्स लिखे। इफ ओके, सो ए इज कंसिडर्ड ओपन, इसको मैं ओपन सेट कब बोलूंगी, इफ फॉर एवरी पॉइंट एक्स इन ए, मतलब अज्यूम करो इस सेट के अंदर ये एक मेरा एक्स पॉइंट है, देयर इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड अराउंड एक्स दैट इज इंटायरली कंटेन इन ए। तो देखो इस डेफिनेशन का मैं तुम्हें क्लियर मतलब बताती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मानो मैं बोल रही हूँ मैं प्लेग्राउंड के अंदर हूँ। ठीक है, मैं प्लेग्राउंड के अंदर हूँ एंड प्लेग्राउंड इज लाइक मेरा सेट ए, सेट ए है। ठीक है, अब इस प्लेग्राउंड के अंदर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा स्पेस बना लिया, प्ले स्पेस विच इज एक्स। अब क्या होगा कि मैं अपने एक्स स्पेस के अंदर भी सपोज एक थोड़ा सा एरिया बना लेती हूँ, या फिर इस एक्स को मैं बोल रही हूँ कि इस पॉइंट एक्स के अंदर अगर मैं इधर खड़ी हूँ या मैं इधर खड़ी हूँ या मैं इधर खड़ी हूँ,
मैं स्टिल रहूंगी एक्स के अंदर ही। तो ये सारे हो गए मेरे एप्सिलाइन नेबरहुड, है ना। कहीं पर भी खड़ी हूँ, रहूंगी तो इस सर्कल के अंदर ही, इस एक्स पॉइंट के अंदर ही। तो ये हो गया मेरा एक्स, सॉरी, ये हो गया मेरा एप्सिलाइन नेबरहुड। ठीक है, कहीं पर भी रहूंगी बट पॉइंट के अंदर ही रहूंगी। अब क्या है, इस केस में मैं कह सकती हूँ कि मैं हर कंडीशन के बाद भी आई कैन से कि मैं ए प्लेग्राउंड के अंदर ही हूँ और मैं एक्स के अंदर भी हूँ। तो यहाँ पर एक्स एक ओपन सेट हो गया, क्योंकि मैं एक्स के, सॉरी नॉट एक्स, ए इज अ ओपन सेट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर अ सेट ए इज टोपोलॉजिकल स्पेस, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि सेट ए को जो एक टोपोलॉजिकल स्पेस में है, हम इसको ओपन सेट तब बोल सकते हैं जब इसके अंदर एक पॉइंट एक्स हो इन ए, जहां पर उस एक्स के अंदर देयर इज एन एब्सोल्यूट नेबरहुड, कि एक्स के अंदर तुम कहीं पर भी मूव कर रही हो बट यू आर स्टिल इंटायरली कंटेन्ड इन ए। So we can say that in that condition A is open, कि A के अंदर एक पॉइंट है X जहां पर उसके नेबरहुड से। इतना क्लियर हो गया? बस, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैंने वैसे भी तुम्हें ओपन सेट्स की नॉर्मल डेफिनेशन दे दी और तुम्हें लाइन से भी समझा दिया कि लाइन में भी वी कैन से अगर हम थोड़ा सा मूव हुए बट स्टिल वी आर इनसाइड, सो इट्स यूक्लिडियन, इट्स लाइक ओपन सेट। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, हमने देख लिया। साथ में अगर मैं दो ओपन सेट्स का यूनियन करूंगी वी विल ऑलवेज गेट अ ओपन सेट, बट इफ आई डू इंटरसेक्शंस देयर आर चांसेस कि वो जरूरी नहीं है हमेशा ओपन ही हो। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कॉमनली बी आस्क्ड इन योर वाइवा, इज दैट बताओ कि ओपन सेट और अगर दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लाइक यू नेवर नो, वाइवा वाला एक्सटर्नल वाला तुमसे क्या पूछ ले। इफ तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो गए हैं तो ठीक है, तुम एंड सेम्स का पढ़ो, नहीं हुआ है तो भाई देख लो, आइडिया ले लो। इस साइड के इस तरीके भी क्वेश्चंस आ सकता है ना। तो मैं कुछ ओपन सेट्स के मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ यहाँ पर। सो एग्जांपल क्या होगा, द इंटरवल 0 1। देखो यहाँ पर ना ये नंबर्स दो दो बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको बस इग्नोर कर देना। बाकी आई विल ट्राई कि मैं अपने जो नोट्स तुम्हें पीडीएफ में दूंगी उसमें अपडेट कर दूंगी, बट अभी के लिए देखो। सो सपोज एक इंटरवल है 0 1 इन द रियल नंबर लाइन। ये ओपन सेट कब बोला जाएगा, ये ओपन सेट इसलिए होगा, लाइक अगर मैं बात करूं सो इसके अंदर अगर ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं 0.2 0.3 0.6 0.7, सो ऐसे में हम इसको ओपन सेट्स बोलते हैं। ओपन सेट्स को रिप्रेजेंट हमेशा इस तरीके के ब्रेसेस से करा जाता है और इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन। अब ओपन सेट्स मशीन लर्निंग में किधर आते हैं। ठीक है, ओपन सेट्स की मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, कि इन स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा बात करनी है, इन रीजन्स पे ज्यादा बात करनी है, एंड प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं व्हेन द सर्च स्पेस इज कंस्ट्रेंट टू ओपन रीजन्स। सो बस ये देखो कि ओपन सेट्स वगैरह हेल्प करता है हमारी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने में। और मशीन लर्निंग में ओपन सेट्स आर ऑफन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्लोज सेट इसी से थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा अपोजिट होता है। क्लोज सेट्स में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया था, मैं वो देती हूँ। सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम क्रिएटिंग अ सेट विद 1 to 5। तो यहाँ पर इस सेट 1 to 5 का मतलब क्या होगा, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 as well as 2 as well as 3 4 and 5। ओके, तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। सो क्लोज सेट इज अ सेट दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो तुम्हें ये लिख के आना है, अगर तुम एनसेम्स में आ रहे हो तुम्हें डेफिनेशन दिख रही है तो तुम यूक्लिडियन स्पेस का भी डाल दो, साथ में तुम मैथमेटिकल टोपोलॉजी भी डाल दो, फिर प्रॉपर्टीज भी डाल दो ओपन और क्लोज की, तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। वरना लोग बहुत एक एक लाइन का आंसर पढ़ते हैं कि ओपन सेट मतलब बाउंड्री पॉइंट नहीं हो रहे और क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, बट एग्जाम में इतना इजी थोड़ी लिख के आओगे, तो थोड़ा सोचो उस लेवल का भी। ठीक है, अब क्या है, अ सेट दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, उसको हम क्लोज सेट्स बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट इज कंटेन एवरी पॉइंट दैट इज ऑन द एज एज वेल एज पॉइंट्स इनसाइड इट। इफ आई एम क्रिएटिंग अ नंबर लाइन फ्रॉम 2 to 5, सो इट मीन्स आई एम इवन टॉकिंग अबाउट 2 and 5। ठीक है, एज पॉइंट्स को ध्यान में लेके चल रहा है। तो अ क्लोज सेट इंक्लूड्स इट्स बाउंड्री, मीनिंग द बाउंड्री पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ द सेट इटसेल्फ। तो बाउंड्री पॉइंट्स भी सेट का पार्ट होगा। अगर यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, सो फॉर अ सेट ए इन टोपोलॉजिकल स्पेस, सपोज मेरे पास एक सेट ए है इन टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको मैं क्लोज कब बोलूंगी, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। A set is closed if the complement of the set is open। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई कि ए सेट क्लोज कब है, जब मैं ए को कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे ओपन सेट मिले। साथ में मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं लिमिट पॉइंट्स तक आ गई हूँ
तो इसका मतलब वो सेट मेरा क्या है, क्लोज सेट है। लिमिट पॉइंट्स लाइक बाउंड्री पॉइंट्स बोल दो, वही सेम ही चीज है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां पर मैं एक्स लिमिट पॉइंट तक आ गई हूँ, तो दैट मीन्स इट्स अ क्लोज सेट। ठीक है, वो कहानी मैंने तुम्हें थोड़ी सी समझा दी है, बाकी तुम खुद से देख लेना एक बार। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स। तो क्या होगा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स में दो तीन चीजों को ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स आर ऑलवेज क्लोज सेट्स एंड इट कंटेन्स देयर बाउंड्री पॉइंट्स। यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज नॉट नेसेसरीली क्लोज्ड। देखो, ओपन सेट में यूनियन ओपन होता है, पर क्लोज सेट में जरूरी नहीं है कि यूनियन ओपन हो। क्लोज सेट में ये जरूरी है कि इंटरसेक्शन जो हो वो क्लोज है, बट उसमें उल्टा है। ओके, अ सेट इज क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट और इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो यहाँ पर एक और चीज आ गई कि अगर मैं किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ एंड इट इज ओपन, सो वी कैन से दैट कि हमारा पूरा सेट इज ओपन। तो यहाँ पर यही चीज दी हुई है तुम्हें थोड़ा सा। अब एप्लीकेशन किधर आती है, यहाँ पर देखो ये भी ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है, बट यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो रही होती है, तो इसको हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। साथ में बाउंड्रीनेस निकालने के लिए अपने सॉल्यूशन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो यूज करते हैं, और यहाँ पर कन्वर्जेंस एंड बाउंडनेस पता करने के लिए भी हम क्लोज सेट का यूज करते हैं। अब इसको तुम कैसे याद कर सकते हो एग्जाम्पल कि क्लोज सेट्स में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, सो बी से बाउंड्री, सो बी से बाउंडनेस, बाउंडनेस निकालने के लिए वी आर यूजिंग क्लोज सेट। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन। और बाकी कुछ ना समझे तो ऑप्टिमाइजेशन तो कर ही रहे हैं। सो लेट्स सी अ क्विक डिफरेंशिएशन बिटवीन द ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। सो ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स क्या है, फटाफट देख लेते हैं। सो ओपन सेट्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर इंटरवल में कॉमा ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगते हैं। इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है तो देखो, ओपन को ऐसे लिखते हैं तो इसको अगर हाफ ब्रेक करो तो ये बचा। सो दिस काइंड ऑफ यू कैन यूज बेसिकली। ओके, इन क्लोज सेट ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड एक्सक्लूड होते हैं, यहाँ पर इंक्लूड होता है। कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट इज ओपन। कोई एज पॉइंट कंटेन नहीं होंगे होंगे। यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड ये शायद बहुत लाइक होता है कि पूछ सकता है कि बताओ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स क्या है। लाइक ऐसे तुम्हें एंड में नहीं पूछेंगे, बट इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम इन लाइक वाइवा और समथिंग, तो पूछा जा सकता है। अगली चीज आती है मशीन लर्निंग इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग का काम क्या है, ये देखो, एप्लीकेशन इन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अभी हम मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स जो हम पढ़ते हैं, इसमें एप्लीकेशन क्या है डेटा एनालिटिक्स की, हम डेटा के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं, डेटा को इतना क्यों इंटरप्रेट करते हैं, क्या जरूरत क्या है डेटा एनालिटिक्स की। तो सबसे पहला मशीन लर्निंग। ये जो मैं ओपन सेट्स क्लोज सेट्स पढ़ रही हूँ, ये जो भी हम डेटा के बारे में देख रहे हैं, क्यों, ताकि देखो ओपन एंड क्लोज सेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर हम कुछ मॉडल्स डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्लास बाउंड्रीज देख रहे हैं, हम डेटा को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, इनकम्प्लीट डेटा का पता पा रहे हैं, तो हम डिसीजन अच्छे से ले पा रहे हैं। ठीक है, डिसीजन बाउंड्रीज डिफाइन हो पा रही है। दिस सेट हेल्प्स इन डिफाइनिंग डिसीजन बाउंड्रीज। तो इस वजह से हम ये ओपन सेट क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये डेटा एनालिटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैथ्स बाद में अगर एप्लीकेशंस पूछी जाए तो सबसे पहले मशीन लर्निंग में देखो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ क्लासेस का पता चलता है कि ये वाला डेटा इनकम्प्लीट है, ये सारी चीजें हैं, क्लास बाउंड्रीज क्या है, और उन उन जो हम मॉडल्स को डिजाइन कर रहे हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा समझ आता है। सो इस वजह से वी डू स्टडी अबाउट दिस ओपन सेट्स क्लोज सेट्स फॉर मशीन लर्निंग। ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जहां पर सर्चिंग फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद इन क्लोज्ड और ओपन रीजन। तो जहां पर ऑप्टिमाइजेशन हमें मिलती है जब हम एक स्पेसिफिक रीजन, क्लोज रीजन जहां पर बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करके सर्चिंग कर रहे हैं या ओपन रीजन को इंक्लूड करके सर्च कर रहे हैं, तो हमें ऑप्टिमाइजेशन अचीव होती है। तो उसके लिए वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नो व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। देखो ये वाले टर्म्स भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स लिखो ये भी आ सकता है, और नॉर्मल ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ इसके बारे में उसके बारे में। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर ओपन एंड क्लोज सेट्स कैसे रिलेट होते हैं। देखो जब हमारे पास कुछ डेटा है जो मिसिंग है, उसका पता सॉरी उसका पता लगाना है, सो इट्स मोर लाइक डेटा, इट्स डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर ओपन एंड क्लोज सेट्स कैसे यूजफुल हो सकता है, यहाँ पर हम
ओपन एंड क्लोज सेट्स की हेल्प से देख सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स मिसिंग है, कुछ मिसिंग डेटा है, तो हम कंस्ट्रेंट का यूज करके उनका थोड़ा पता लगा सकते हैं, आइडिया बेसिक सा ले सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा ओपन सेट्स क्या होता है, क्लोज सेट्स कहाँ होता है, बेसिक एडवांटेजेस पढ़ी, देखा यूनियन ओपन में करने से क्या होता है, क्लोज में इंटरसेक्शन करने से क्या होता है। ऑल्सो वी स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस इन डेटा एनालिटिक्स, व्हाई दिस ओपन एंड क्लोज सेट्स आर यूजिंग। इससे हम ऑप्टिमाइजेशन को पता लगा सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी हेल्पफुल होती है, कॉज ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछा है, अगर तुम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम्हारे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स है, सो इसमें दिस काइंड ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस कैन हेल्प यू। क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, इट्स मोर लाइक थ्योरी, ज्यादा थ्योरी है, कुछ क्वेश्चंस है लास्ट में, फोर्थ यूनिट में है कुछ क्वेश्चंस, और ठीक है। सो इस वजह से मैं थ्योरी ज्यादा दे रही हूँ ताकि, क्योंकि तुम्हारी यूनिट 1 टू कंपैरेटिवली थोड़ी टफ है, ठीक है, लाइक टफ भी नहीं कह सकते, सिलेबस ज्यादा है, तो थर्ड फोर्थ में थोड़ा इजी सिलेबस है, सो आई वांट कि तुम अच्छे से प्रिपेयर रहो। तो मैंने थ्योरी वाली चीज सेम ही है, एक बार याद कर लेना। व्हाट इज एन ओपन सेट, तो यहाँ देखो, बस फटाफट मैं रीड कर देती हूँ, समझाया तो मैंने, वही है, सब सेम चीजें है। सो एन ओपन सेट इज अ सेट that does not include its boundary points. In simple terms, you can move a little bit in any direction, और उससे तुम अगर स्टिल सेट के अंदर ही हो, so you are in a open set region। ठीक है, एक एग्जांपल में तुम ये ब्रेसेस बना के बता सकते हो कैसा होता है। क्लोज सेट्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं और ओपन सेट में नहीं हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल तुम बना सकते हो, डिफरेंस क्या हो गया, ओपन क्लोज सेट्स के हमने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। ये डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज हो सकता है, इसके कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हो सकता है, जो डेटा मिसिंग है उसको प्री प्रोसेस करने में हेल्प हो सकता है, ऑप्टिमाइज सर्च स्पेसिंग में हेल्प हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद अगला आता है कॉम्पैक्टनेस इन डेटा एनालिटिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो द न्यू टर्म वी हैव इज कॉम्पैक्टनेस। एक बार ना मैं इसको हटा देती हूँ, ये बहुत, ओके। सो द न्यू टर्म वी हैव इज कॉम्पैक्टनेस। तो देखो कॉम्पैक्टनेस क्या है, फटाफट से एक बार रीड करते हैं। कॉम्पैक्टनेस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन टोपोलॉजी एंड रियल एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एंड एक बहुत की रोल प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है ये मैथमेटिक्स में, डेटा साइंस और ऑप्टिमाइजेशन में। अब हम इतना नहीं पढ़ते, ये तो पता ही है इंपॉर्टेंट है तभी सिलेबस में, पर है क्या कॉम्पैक्टनेस। सिंपल टर्म्स की बात करूं, अ सेट इज कॉम्पैक्ट इफ इट इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। दिस आइडिया इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड इन मैट्रिक स्पेसेस सच एज द रियल नंबर लाइन और यूक्लिडियन स्पेस। तो वो स्पेसेस जो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, उनको हम बोलते हैं कि वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। एक सेट जो कि क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है। अब क्लोज तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ा दिया। अब देखो बाउंडेड का मतलब क्या है, एंड या फिर कहो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। देखो बाउंडेड इज लाइक, हम देखो, या फिर मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ, सपोज यू आर रनिंग इन अ प्लेग्राउंड एंड इवेंचुअली अ फेंस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या तुम कितना भी दूर भागने का सोच रहे हो, बट ये फेंस जो है वो तुम्हें रोक लेगी, है ना। सो दिस इज बाउंडेड, लाइक एक बाउंडेशन लगा दी, रोक दिया कि इससे आगे तो नहीं जा सकते। लेकिन जो छोटा सा एरिया अभी तुम्हारे पास प्लेग्राउंड के अंदर है, दैट इज लाइक कंप्लीट फॉर यू, है ना, प्रॉपर कंप्लीट है, छोटा है, अच्छा है, क्लोज है और बाउंडेड भी है, ठीक है, ऐसा इसको समझो। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्टनेस का मतलब एक सेट को हम कॉम्पैक्ट तब हो रहा है जब वो बाउंडेड है और साथ में वो क्लोज भी है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। दिस आइडिया इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड इन मैट्रिक स्पेसेस सच एज द रियल नंबर लाइन और यूक्लिडियन स्पेस। अब ये तो एक बहुत छोटी सी इनफॉर्मल डेफिनेशन है, जहाँ पे मैं तुम्हें क्लोज पढ़ाया था, तो मैंने क्लोज एंड बाउंडेड रिलेटेड एक आइडिया दे दिया बेसिक सा। बट ऑब्वियसली ये जो तुम जब असेंबली का पेपर लिखोगे, तुम बाउंडेड में ये तो नहीं लिख के आगे कि रन कर रहे हैं ग्राउंड में एंड ऑल दैट। तो हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इसके मैथ्स के हिसाब से। सो देखो हमें ये पता है कॉम्पैक्ट मतलब क्या होगा, क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज मतलब सारे बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करेगा। बाउंडेड मतलब इट कैन फिट विद इन सम फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये जो फॉर्मल सेट है, ये तुम्हारा कुछ ही डिस्टेंस के अंदर तक रह सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता,
ठीक है। इट डजेंट एक्सटेंड इनफिनाइटली। ये डेफिनेशन समझ आई, ये समझ आया प्लेग्राउंड का एग्जांपल क्यों दिया था। तो ये सिंपल सा याद रखना, कॉम्पैक्टनेस मतलब कोई भी तुम्हारे पास सेट जो है उसको, वो तुम्हारा क्लोज्ड होगा और फाइनाइटली नहीं बढ़ सकता, फाइनाइटली एक्सटेंड नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें नहीं डाल सकते और उसके अंदर। सो इट कैन फिट विद इन सम फाइनाइट डिस्टेंस, थोड़ा सा फाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, इनफिनाइट एक्सटेंड नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। यूक्लिडियन स्पेस की बात करें, सो कंपैक्ट सेट्स आर दोज सेट्स वेयर एवरी सीक्वेंस हैज अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट विद इन द सेट। So I hope now we get a basic idea about compactness. अब compactness को अगर मैं बात करूँ in terms of sequences, so in matrix spaces a set is compact. एक second. If and only if every sequence in the set has a subsequence that converges to a point within the set. So this is known as sequential compactness के set के अंदर कुछ भी ऐसा सब सीक्वेंस है जो एट द एंड हमें सेट के अंदर ही ले जा रहा है, उससे बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है, ये एक बेसिक सी समझ आ गई। अब कॉम्पैक्ट सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है ना। कॉम्पैक्ट सेट हमने पढ़ लिया कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये बाउंडेड है और क्लोज भी है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूज कहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्पैक्ट सेट्स की, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सो द सेट इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सेट जो होगा वो क्लोज होगा और बाउंडेड होगा। कॉम्पैक्ट सेट ये हमने पढ़ा कि कॉम्पैक्ट सेट एक तो क्लोज और बाउंडेड होता है, दूसरा यहाँ पर ये फॉलो करता है हैने बोरेल थ्योरम। ठीक है, हैने बोरेल थ्योरम क्या बोलता है, कॉम्पैक्ट सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि पहली चीज क्लोज एंड बाउंडेड होगा, दूसरा कोई भी यूक्लिडियन स्पेस में सेट कॉम्पैक्ट तभी है जब क्लोज एंड बाउंडेड है। लाइक एक ही बात है, हेनी बोरेल थ्योरम बस वही बोलता है कि कोई भी स्पेस तभी वी कैन से अ सेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। Now, compactness preserves limit points. So, a compact set contain all of its limit points होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं बोल रही हूँ compact set अगर closed है तो closed में सारे limit points होते हैं। And finite subcover property. In compact sets, any open cover of the set has a finite subcover. This is the essence of the Hannay-Borel theorem. हमने बात की थी subcovers की, यही चीज है। तो यहाँ पर देखो, कॉम्पैक्ट सेट समझ आया, थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन तो समझ आई गई होगी दैट इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो यही हो जाएगा कि कॉम्पैक्टनेस की नहीं, अगर कॉम्पैक्ट सेट की प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो क्लोज बाउंडेड होता है। फिर हेरे ने सॉरी हेने बोरेल थ्योरम में बोलता है कि यूक्लिडियन स्पेस में सेट कॉम्पैक्ट तभी है जब वो क्लोज बाउंडेड है, फिर लिमिट पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीजें। अब कॉम्पैक्टनेस का पता कैसे लगाते हैं, ये जो कॉम्पैक्टनेस है इसका काम कहाँ पर है, अगर हम पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्टनेस के बारे में तो इसका जरूरत कहाँ पर है। सो कॉम्पैक्ट सेट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं वो सॉल्यूशन, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए ही हो रही है। सो कॉम्पैक्टनेस की हेल्प से हम एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं मिनिमा और मैक्सिमा का। सो इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द डोमेन इज कॉम्पैक्ट, द फंक्शन विल हैव अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और मैं पता कर लूं कि वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं, तो उससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि उस फंक्शन के पास एक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। यानी कि जो भी फंक्शंस कॉम्पैक्ट होते हैं उनके पास एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से काफी सारे एल्गोरिदम्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी हेल्पफुल रहती है, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट्स और अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द एल्गोरिदम कैन कन्वर्जेस टू अ सॉल्यूशन विद इन अ फाइनाइट रेंज। सो इससे विद अ फाइनाइट रीजन, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी सॉल्यूशन है वो एक फाइनाइट रीजन के अंदर रहे। ठीक है, समझ आ गया कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, क्लोज्ड होता है, बाउंडेड होता है, ये समझ आ गया। अब कहाँ पर यूज हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कैसे मिनिमम मैक्सिमम दे रहा है। सो कोई भी फंक्शन कॉम्पैक्ट है तो उसका एक मिनिमम मैक्सिमम होगा। अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग में कैसे यूज हो रहा है, ये तो क्या ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसे यूज हो रहा है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट्स आर यूज्ड इन कन्वर्जेंस एनालिसिस, तो ये कन्वर्जेंस एनालिसिस में यूज होता है। अब कन्वर्जेंस एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, जब हम मॉडल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सो यहाँ पर क्या होता है,
हम कभी कभार उनको टेस्टिंग करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। ऐसे तुम समझो, हम अपने सर्च स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक छोटे से स्पेस के लिए, सो दैट हमें पता चले उस पर्टिकुलर उस पे हमें कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, या इस पर्टिकुलर जब हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट जो मिल रहा है, सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो ऑप्टिमल है कि नहीं। सो ऐसी चीजों के लिए हम कन्वर्जेंस सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग में भी हम अपना ये कॉम्पैक्टनेस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कन्वर्जेंस एनालिसिस में। ये सारी चीजें नोट्स में तुम्हारा है थ्योरी पूरा। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस में किस तरीके से हम कॉम्पैक्टनेस का यूज करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में दो तीन टर्म्स है जहाँ पर कॉम्पैक्टनेस की मदद से हम डेटा एनालिसिस को करते हैं, जैसे डेटा क्लस्टरिंग और कंप्रेशन। सो डेटा क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग द compactness of clusters can be an important measure of how tightly grouped the points are within a cluster. So a compact cluster has points that are close together, making it easier to define a central point like the mean or centroid. डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम कॉम्पैक्टनेस करते हैं हमें ये पता चलता है कॉम्पैक्टनेस मतलब, देखो देखो, क्लस्टरिंग का सिंपल सा तुम ये मतलब समझो, क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया? जब तुम्हें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है ना, एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को। अब इसमें डेटा एनालिसिस में क्लस ये कॉम्पैक्टनेस किधर से आ रही है? अगर हमारे पास एक टाइटली ग्रुप्ड डेटा है तो हमें पता होगा कि उसके अंदर के पॉइंट्स एक छोटे डेटास को जिनके पॉइंट्स आपस में पास पास है, उसमें क्लस्टरिंग करनी इजी हो जाती है। ठीक है, उसमें अगर छोटा डेटा है, कम डेटा है, सो वी कैन इजीली फाइंड सेंटर पॉइंट्स लाइक मीन और सेंट्रोइड। सो डेटा क्लस्टरिंग में किस तरीके से हेल्प हो रही है? कंप्रेशन। Compactness also plays a role in data compression algorithm. A set of data is considered compact if it can be represented with fewer bytes. तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस में हम जो डेटा कंप्रेशन करते हैं उसमें भी कॉम्पैक्टनेस की हेल्प होती है। लाइक कॉम्पैक्टनेस एक रोल प्ले करता है। जो डेटा कंप्रेस होता है, जिस डेटा को हम कंप्रेस करते हैं वो कॉम्पैक्टनेस की वजह से होता है। ठीक है, डेटा को कंप्रेशन, डेटा का कंप्रेशन इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा कम बिट्स ले वो डेटा। सो इस सब के लिए भी हम डेटा कंपैक्टनेस का यूज करते हैं। तो कंपैक्टनेस का तुम्हें बेसिक मतलब पता चल गया, तुम्हें पता चल गया हम डेटा एनालिसिस में, मशीन एनालिसिस में, ऑप्टिमाइजेशन में किस तरीके से यूज करता है। डेटा एनालिसिस में क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, सो दैट कंपैक्टनेस की हेल्प से डेटा ज्यादा पास आएगा एंड इट इज इजी टू अरेंज। ठीक है, कंपैक्टनेस बहुत सारे वेरियस स्पेसेस में भी होती है, जैसे मैट्रिक स्पेस में हो गई, यूक्लिडियन स्पेस में हो गई। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस का देख लेते हैं। इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट सेट्स में नोट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन द सेम वे एज एन यूक्लिडियन। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर तुमसे पूछे कि कॉम्पैक्टनेस में जरूरी है कि जो भी तुम्हारा सेट है वो हमेशा क्लोज और बाउंडेड होगा, तो मैट्रिक्स स्पेसेस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट लाइक इट मे बी क्लोज एंड बाउंडेड एंड इट मे बी not closed and bounded. ठीक है, however the general concept still holds. Compact sets have the property that every sequence has a subsequence that converges to a point within the set. तो मेन आइडिया क्या है? कॉम्पैक्टनेस में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तुम ये तो बोल सकते हो कि ठीक है भाई, एक हो गया कि क्लोज है और बाउंडेड है, बट मैट्रिक्स स्पेसेस की अगर बात करें तो मैट्रिक्स स्पेस में जरूरी नहीं है कि वो क्लोज एंड बाउंडेड हो। तो उस केस में तुम्हें ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि कॉम्पैक्ट सेट्स पे कुछ प्रॉपर्टीज है कि कोई भी सीक्वेंस हमें कुछ सब सीक्वेंस देंगी दैट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, जो हमें पॉइंट की तरफ लेके जाए जो सेट के अंदर ही हो। ओके, इतना समझ आ गया? चलो अब ये यहाँ पर है। ठीक है, अब बेसिक तुम्हें कॉम्पैक्टनेस का आइडिया मिल गया होगा, तो मैं ज्यादा आगे नहीं खींचती कॉम्पैक्टनेस, ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम खुद से थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना। अब कॉम्पैक्टनेस और नॉन कॉम्पैक्टनेस में डिफरेंस क्या होता है? सपोज तुम्हें एक सेट दिया 0 और 1, ये हमें पता है ये क्लोज्ड है और ये बाउंडेड भी है क्योंकि 0 और 1 के आगे हम नहीं जा सकते, तो एक फाइनाइट सेट है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है, नॉन कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा? जो ओपन इंटरवल में होंगे, मैंने बोला ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर दैट। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये पहली बात क्लोज नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट्स। तो यही एक सबसे बड़ी देखने की तरीका है कि कॉम्पैक्ट है कि नहीं।
अब इसके कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं टॉपिक वाइज। सो व्हाट इज कॉम्पैक्टनेस इन मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स में कॉम्पैक्ट क्या होगा? कोई भी सेट जो क्लोज्ड है और बाउंडेड है। उसके बाद हैने बोरेल थ्योरम, ये मैंने बताया, तो वो यही बोलता है कि कोई भी सेट जो होगा यूक्लिडियन स्पेस, वो कॉम्पैक्ट तब होगा जब वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। लेकिन मैट्रिक्स स्पेस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर सिर्फ हैने बोरेल थ्योरम बोलोगे तो वो यही बोलता है यूक्लिडियन स्पेस में a set is compact if and only if it is closed and bounded. How is compactness related to optimization? ये सब मैंने तुम्हें बताया कि compactness की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का पता लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट सेट? तो कुछ भी तुम कॉम्पैक्ट सेट बना सकते हो जो तुम, तो कॉम्पैक्ट सेट का एग्जांपल बनाने को तुम्हें बोला, सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ क्लोज्ड इंटरवल सेट, दैट्स इट। ओके, what does it mean for a sequence to have a convergent subsequence in a compact set? यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन देखी थी कॉम्पैक्टनेस की कि ये बताओ कि कॉम्पैक्टनेस में अगर मैंने क्या बोला था कि अगर सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस होगा जो दैट लीड अस टू अ वैल्यू, अ पॉइंट विद इन द सेट, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट कॉम्पैक्टनेस। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि बेसिकली सीक्वेंस सब सीक्वेंस ये सब क्या है। सो फर्स्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, एनी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन दैट सेट विल हैव अ सब सीक्वेंस, a smaller sequence taken from the original sequence. Suppose मैं एक सेट बना रही हूँ which is my 1 2 3 4. I am creating this set 1 2 3 4 जहां पर I am saying कि 2 3 is like my sub sequence, है ना? तो ये एक स्मॉल सीक्वेंस है that I get from this particular original set kind of thing. So यहाँ पर क्या हो गया, ये एक मेरे सेट के अंदर ही, मतलब जो मेरा सेट है उसी के अंदर का एक पॉइंट है, ठीक है, दैट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट विद इन द सेट, उसी के अंदर का एक सेट है। सो इट इज लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं। सो कंक्लूजन क्या कहता है, कॉम्पैक्टनेस एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है बहुत फील्ड्स में, मैथमेटिक्स में, ऑप्टिमाइजेशन में, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में, ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद हमने फाइनाइट स्पेसेस और इन सब सारी चीजों की कहाँ पर जरूरत होती है ये सब भी देख लिया, मॉडल्स किस तरीके से यूज होते हैं, ये सारी चीजें। अब अगली चीज आती है मैट्रिक्स स्पेसेस एंड मैट्रिक्स इन आर एन एक्स एंड वाई एंड वी हैव अ डिस्टेंस ऑफ इट। तो दिस इज मैट्रिक्स स्पेस कि कोई पॉइंट्स है x और x टेंड्स टू r, और वहां पर हमें डिस्टेंस भी पता चल रहा है। द फंक्शन dxy रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x एंड y इन द सेट x, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या होती है मैट्रिक्स स्पेस की, कि जो डिस्टेंस होगा एक्स वाई टू बी कंसिडर्ड अ मैट्रिक। मैंने क्या बोला, मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस के अंदर मैट्रिक होता है। जैसे सपोज मैंने ये बनाया, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया दो पॉइंट्स है, एक का डिस्टेंस है वाई जेड, मतलब मैं लिख रही हूँ कि मेरे पास वाई और जेड दो पॉइंट्स है, मुझे उनके बीच का डिस्टेंस लगाना है। मुझे एम और एन के पॉइंट्स के बीच का मैंने दो डिस्टेंस इधर लिख लिए कि एम और एन के बीच का इतना डिस्टेंस है, वाई जेड के बीच का इतना डिस्टेंस है। ये तो ये मेरी पूरी मैट्रिक स्पेस बन गई, ये मेरी पूरी मैट्रिक स्पेस बन गई। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं मैट्रिक बोलती हूँ। तो यहाँ पर dxy is to be considered a metric, it must satisfy the following conditions। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इनको मैं मैट्रिक बोलूंगी, सो इट शुड फॉलो सम कंडीशंस। कि जो डिस्टेंस हो बिटवीन एक्स वाई ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा। जस्ट रिमूव दिस लाइन, ठीक है, ये ऐसे ही है। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहला कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये जो डी एक्स वाई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसको हम तभी मैट्रिक बोलेंगे जब एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 है। कब, जब x इज इक्वल्स टू वाई है। ओनली इन दैट कंडीशन हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब x और y दोनों इक्वल है तो डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इटसेल्फ इज 0। इतना क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। तो हमें क्या समझ आया कि मैट्रिक के लिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एंड
एक्स हमेशा वाई के बराबर होगा। और मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि इस पॉइंट को मैं मैट्रिक्स तब बोलूंगी जब एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हो। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साथ में सिमेट्री होनी चाहिए कि जो डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के भी बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस दैट वी गेट फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई इट शुड बी सेम एज द डिस्टेंस वी आर गेटिंग फ्रॉम वाई एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल आइडेंटिटी भी चलेगी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड एंड ये ओके दिस इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पर जब भी तुम्हें ये वाला वर्ड रिपीट लगने लगे ये देख लेना ये कुछ और है, ये मैं नोट्स में अपडेट करना भूल गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें मैट्रिक्स स्पेस से समझ आ गया होगा कि ये थोड़ा तो डिस्टेंस रिलेटेड कुछ है। उसके बाद मैट्रिक्स समझ आया क्या है। अब मैट्रिक में इट इज अ खेल ऑफ 2 पॉइंट्स एंड वी आर टेलिंग अबाउट इट्स डिस्टेंस। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की। इट शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल्सो सिमेट्री होगी, ट्राइंगल होगा एंड पोजिशन पॉजिटिव डेफिनेटनेस होनी चाहिए कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 डी एक्स वाई कब, जब x इज इक्वल्स टू y हो। दिस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0 कब, जब दोनों x और y आइडेंटिकल हो। ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पर भी पढ़ा था। तो ऑल ओवर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट शुड बी इनसाइड द मैट्रिक, मैट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। पहला तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, एक्स और वाई आइडेंटिकल हो सकते हैं, सिमेट्री होती है, डी एक्स वाई निकालो या डी वाई एक्स निकालो एक ही बात होगी। ऑल्सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, अब मैट्रिक्स स्पेस इन आर एन का मतलब क्या होगा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या है, जब हम सेम मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट n नंबर ऑफ स्पेसेस n नंबर ऑफ रियल स्पेसेस। तो यहाँ पर जो सेट है वो पूरा n नंबर्स के लिए। इन दिस स्पेस वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक दैट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सा स्पेस है जहां पर उस पूरे n नंबर ऑफ स्पेस के लिए आई एम कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सेट पूरा रियल नंबर्स है। सो दिस इज मैट्रिक इन आर एन। उसके बाद यहाँ पर तुम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकते हो दो मैट्रिक्स के बीच। इसके बीच का फॉर्मूला मैं तुम्हें अच्छे से दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना इन नोट्स में अच्छे से आया नहीं है वो। सो लेट मी शो यू हेयर। तो यहाँ पर देखो अलग से मैं तुम्हें जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। उन नोट्स को मुझे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तब मैंने देखा कि अच्छा ये एरर्स हैं, सो आई शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दैट। बट ठीक है, आई एम जस्ट अपडेटिंग, आई विल जस्ट अपडेट इन it in the notes and then will provide you the correct notes, so don't worry about that। अब यहाँ पर देखो हमने ये तो पढ़ लिया मैट्रिक्स स्पेस क्या है, डिस्टेंस बताता है। अब इस डिस्टेंस का पता कैसे लगाते हैं, तो इस ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक्स है यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वी नीड टू डू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जितने भी एक्स के आई में हम 1 से लेकर एन तक जितने भी एक्स पॉइंट्स हमें दिए हैं सबकी वैल्यूज को ले सकते हैं और जितने भी वाई पॉइंट्स दिए हैं सबकी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर एक बार। अच्छा मैंने इनका ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक्स में हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट द डिस्टेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग द डिस्टेंस। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग, नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मूला, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस समझ आ गया। यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स दिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वाई दिए होंगे। वी शुड सिंपली subtract them and then we are able to find its Euclidean distance. So the metric is essentially the straight line distance between 2 points। अदर मैट्रिक्स भी होती है, मतलब अदर मैट्रिसेस भी होती है आर एन के अंदर। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, जैसे देर आर अदर वेज टू डिफाइन डिस्टेंसेस इन आर एन। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक डिस्टेंस देखा यूक्लिडियन डिस्टेंस, ऐसे ही अलग अलग फॉर्मूलेज हैं दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन द मैट्रिक्स स्पेस। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स स्पेस में वे डिस्कस कि मैट्रिक्स स्पेस में वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंस निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल लिया, ऐसे ही दो तीन और होते हैं, जैसे ये है मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो भी है उसका डिटर्मिनेंट जैसे निकाला
डिफरेंस ओके, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग मॉड्यूल। गलती से मैंने डिटर्मिनेंट बोल दिया। सो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को माइनस करा, द आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आईज की वैल्यू दी होगी, जैसे x1 दिया, x2 दिया, x3 दिया। सो वी सब्ट्रैक्ट x1 फ्रॉम y1 प्लस x2 माइनस y2, वी नीड टू डू दैट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, और इसमें जो भी आंसर आएगा इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिस्टेंस निकालने के। एक हमारे पास होता है Chebyshev distance. So the metric measures the maximum absolute difference along any coordinate dimension. तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, यहाँ पर मैट्रिक स्पेस में we talk about only the maximum distance. So here we only calculate the maximum distance, यानी कि differences between the largest coordinates of the points, यानी कि x1 x2 x3 x5 दे रखा है, सपोज x5 इधर है और यहाँ पर बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्सिस भी आ रहे हैं, वाइज भी आ रहा है, और यहाँ पर एक 5 पॉइंट इधर है। So when we are talking about calculating a maximum distance, so we can use this formula. Now आता है min cos की distance। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक जनरलाइज्ड है जहाँ पर हम यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम p का यूज करते हैं, p मतलब पैरामीटर्स होता है। सो ये एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। अब ये तुम्हें समझ तो आ रहा है कि डिस्टेंस टर्म्स कहाँ से आए, ये पता चल रहा है, ये क्लियर हो रहा है। वेयर इज यूनिट 3 नोट्स, ओके। ये क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस किधर से आ रहा है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक स्पेसेस, मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, और उस डिस्टेंस को निकालने के लिए वी यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब मैट्रिक स्पेस की जरूरत किधर पड़ रही है, मशीन लर्निंग में पड़ रही है, डेटा एनालिसिस में पड़ रही है, ये सारी चीजें, मतलब जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सेट्स पढ़ रहे हैं, या जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में इम्पोर्टेंट है ना। अलग अलग फॉर अलग अलग मेथड्स कर रहा है, कोई प्री प्रोसेसिंग में हेल्पफुल है, ओपन सेट्स क्लोज सेट्स को कंसेप्ट भी प्री प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है, ये जो अभी पढ़ रही है डेटा माइनिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में और डेटा एनालिसिस में सब में हमारी हेल्प करता है। तुम ऐसे समझ लो कि कुछ कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैट्रिक स्पेस होता क्या है, एक सेट है जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पॉइंट्स, द पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, सिमेट्रिकल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड पॉजिटिव डेफिनेटनेस बोल दिया, नॉन नेगेटिविटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज यही सब है। अगर प्रॉपर्टीज पूछो कोई मैट्रिक की, तो जो मैट्रिक होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्री होगी। लाइक अगर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पॉइंट बराबर है, तो बी टू ए भी बराबर होगा। और अगर ए टू बी का डिस्टेंस बी टू सी पॉइंट के इक्वल है, सो उल्टा रिवर्स विल आल्सो बी ट्रू। सो ये सारी चीजें। यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई शो यू द फॉर्मूला। मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल फॉर्मूलाज जो मैंने तुम्हें बता दिए। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस अप्लाई इन मशीन लर्निंग, तो ये सारा नोट्स में यू कैन रीड दैट आउट। अभी मैं बार बार सेम चीजें पढ़ूंगी तो वीडियो विल बी बहुत लंबी। बाकी इतना लंबा टॉपिक है नहीं है, लाइक टॉपिक सर लिए बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रीड तुम डायरेक्ट करोगे तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा। सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बहुत सारा, बट या आई विल माई लाइक माई गोल विल बी टू कवर होल दिस यूनिट इन जस्ट वन वीडियो एंड इन 1 hour। तो फालतू बकवास नहीं करती मैं, जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंप्लीटनेस की बात कर ली थी, हमने कॉम्पैक्टनेस की बात कर ली थी। अब हमें अलग अलग चीजों की बात करनी है, जैसे कॉची सीक्वेंस क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, कनेक्टेडनेस क्या है, और इनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉची सीक्वेंस क्या है, तो अब देखो हमारे नोट्स में अच्छे से समझ नहीं आया था, तो मैंने इधर अपने दूसरे नोट्स खोले हैं। तो देखो कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझाने से पहले लेट मी टॉक यू अबाउट, सॉरी, लेट मी टेल यू दिस विद एन एग्जाम्पल। तो देखो कॉची सीक्वेंस होता क्या है, सपोज मेरे पास दो बच्चे हैं ऐसे, छोटे छोटे किड्स, और दोनों के पास ना कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसने स्टार्ट करा 5 से, -5 से, और इसने स्टार्ट करा 5 से। अब यहाँ पर नंबर है लाइक -4 है, -3 है, -2 है, देन 0 1 2 3 4 ऐसे है। अब क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये चल तो रहे हैं, ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पास जाते जा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस
मिनिमम होता जा रहा है, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। तो कॉची सीक्वेंस इज लाइक अ सीक्वेंस जिसमें जितना हम आगे जाते रहेंगे वो जो डिस्टेंसेस है वो कम होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग लाइक दिस, कि मैं जीरो से 0.2 मैंने बनाया, देन 0.3 बनाया, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.2 से आई क्रिएटेड 0.22, या फिर 0.22, 0.23। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैं तुम्हें नोट से पढ़ के दिखाऊंगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, आई कैन श्योर दैट। तो यहाँ पर आओ, नोट से पढ़ के तुम्हें समझाती हूँ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है। सो यहाँ देखो, अ सीक्वेंस xn इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस if for every p which is greater than 0 there exists a natural number n such that for all mn greater than equals to 0 the distance between xm and xn is less than e value। यानी कि सपोज करो फॉर एवरी ई ग्रेटर देन 0, जो भी तुम्हारी वैल्यूज आएंगी m और n की, वो तुम्हारी हमेशा लेस देन होनी चाहिए। ये मतलब डिस्टेंस ऑफ m माइनस डिस्टेंस ऑफ n हमेशा छोटा होना चाहिए इस e की वैल्यू से। तो बस यही है, मतलब जितना तुम पास पास आते जाओगे डिस्टेंस कम होता रहना चाहिए इस पर्टिकुलर e की वैल्यू से। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस निकालते हैं बिटवीन टू, लाइक सेम ही कंसेप्ट है, बस कॉची सीक्वेंस में क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन इज लेस देन ई। यानी कि यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स स्पेस की तरह डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ई कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी ई वैल्यू के लिए जहां पर ई 0 से बड़ा है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी लेसर देन ई। ठीक है, कॉची सीक्वेंस यूज क्यों करते हैं? कन्वर्जेंस के लिए। एग्जांपल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे मानो लेट्स से वी आर गिवन अ सीक्वेंस सच दैट जहां पर एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन 1/n है। इसका मतलब सारे n के लिए एन एम के लिए जहां पर ये दोनों n से बड़े हैं, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस जो है कॉची है कि नहीं। तो इसमें है क्या, ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया। तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, हमें प्रूफ करने के लिए बोल सकते हैं कि प्रूफ करो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर ये जो सीक्वेंस है ये कॉजी है कि नहीं। तो मैं एक सीक्वेंस दे दी, तो मैं बोल दिया कि एक्स एन माइनस एक्स एम तुम्हारा 1/n से कम है और एन एम दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है, नाउ प्रूफ की ये स्टेटमेंट कॉजी है कि नहीं। ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम, तो मैं कंडीशन क्या दी कि एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है और एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन 1/n है। ठीक है, we can see that as n becomes larger the distance between term decreases। क्या होता है, कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या है कि दो नंबर्स है m है n और n, और जैसे जैसे सपोज हम n को बढ़ाते गए और m को बढ़ाते गए द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शुड बी क्लोजर। ठीक है, इन दो के बीच का डिस्टेंस क्लोज होना चाहिए। मानो ये नंबर m था, ये मेरा नंबर n था, अब ये है मेरा -2 और दिस इज लाइक माई 5। मैं इनको बढ़ा रही हूँ, -2 से -1 लेके जा रही हूँ, इसको भी मानो इंक्रीज कर रही हूँ, इन सबको इंक्रीज कर रही हूँ, और क्या हो रहा है, मैं और क्लोज आती जा रही हूँ, एन एंड एम दोनों पास आते जा रहे हैं। तो इस पास आने वाली चीज को हम बोल रहे हैं क्वाड्री सीक्वेंस। ठीक है, सो अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, देखो तुम्हें एक्स एन और एम दिया, यहाँ पे तुम देख लो कि अगर तुम एक नंबर को बढ़ा रही हो एंड स्टिल यू आर कमिंग क्लोज, गेटिंग क्लोजर, दिस मीन्स द सीक्वेंस इज क्वाजी सिंपल। सो यहाँ पर n को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, n जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, एंड दिस इज कॉची सीक्वेंस। लाइक एक ही चीज को मैं 100 बार रिपीट करूंगी ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो ये मत बोलना मैं 100 बार रिपीट कर रही हूँ, मैं 100 बार रिपीट तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कॉची सीक्वेंस समझ आ गया, ऊपर ऊपर से आ ही गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया तो हमने पढ़ लिया, कॉम्पैक्टनेस पढ़ लिया, कॉची सीक्वेंस पढ़ लिया। नाउ वी टॉक अबाउट कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस को पढ़ने के लिए कॉची सीक्वेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अ स्पेस इज स्टेट टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस मतलब वो सीक्वेंस जहां पर हम एम एन की वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। So for every Cauchy sequence in the space converges to a point within the space। है, समझ नहीं आया, ऊपर ऊपर से चला गया, रुको समझा रही हूँ मैं।
देखो, इसको ऐसे समझो, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक लाइन है, लाइन में पॉइंट्स है, और मैं कितना भी मूव कर रही हूँ वो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो एक टाइम पर वो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इतना कम होगा कि वो पूरा एक ही पॉइंट बन जाएगा, एंड इसी को हम बोलते हैं कि वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो एक स्पेस को हम तब कंप्लीट बोलेंगे जब कॉची सीक्वेंस के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बहुत कम हो जाएगा। सो वी कैन से अ स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट if every Cauchy sequence in the space converges to a point within the space। उस स्पेस के अंदर ही एक पॉइंट पर वो होगी। और हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, कोई एक रियल नंबर लाइन देखो, इसको हम कंप्लीट बोल सकते हैं बिकॉज एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट दैट इज आल्सो अ रियल नंबर। यानी कि वी कैन से कि अगर नंबर लाइन ले तो नंबर लाइन में पॉइंट्स को बढ़ाते जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग क्लोज टू अनदर नंबर्स, है ना, बढ़ते बढ़ते दूसरे नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। सो इट इज लाइक अ एग्जांपल ऑफ कंप्लीटनेस। इतना समझ आ गया? अब देखो, कंप्लीटनेस का तुम्हें यही एग्जांपल मिलेगा कि कॉची सीक्वेंस में क्या होगा कि जो स्पेस है वो कन्वर्ज करेगा टू अ पॉइंट, स्पेस के अंदर ही एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है। स्पेस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है टू अ पॉइंट जो उसी स्पेस के अंदर है। ठीक है। व्हेन टू यूज कंप्लीटनेस, क्या क्या कर सकते हैं हम कन्वर्जेंस का पता लगाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक और टर्म, कॉम्पैक्टनेस। तो कॉम्पैक्टनेस मतलब क्या होता है? अ सेट इज कॉम्पैक्ट, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ओके, मुझे भी याद आया, कॉम्पैक्टनेस मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। कि कॉम्पैक्टनेस मतलब एक स्पेस जो क्या होगा, क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो तीन ही टर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सुनने में सेम सेम लगती है तो कंफ्यूजन हो जाती है। कॉम्पैक्टनेस, कॉची सीक्वेंस और कंप्लीटनेस। तो कॉम्पैक्टनेस इज लाइक क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तभी मैंने ज्यादा फोकस करा इन्हीं वर्ड्स पे। कॉची सीक्वेंस इज लाइक अ सीक्वेंस जहाँ पर तुम एम एन एन के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, सो यू आर गेटिंग मोर क्लोजर, एंड वही चीज है जब क्लोज जाके एक पॉइंट पर रुक रहे हो, दिस इज योर कंप्लीटनेस। तो ऐसा समझो कंप्लीट हो गया, वहां पहुंचना चाहते थे जहां तक, वहां तक पहुंच चुके, कंप्लीट हो गया। बट उसको तुम इंग्लिश में नहीं बोलोगे। अगर तुमसे वाइवा वगैरह के टाइम पर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें कंप्लीटनेस की ये डेफिनेशन देनी है, ये देनी है कि एक स्पेस, इसको हम कंप्लीट तब बोलेंगे जब हर कॉची सीक्वेंस के लिए, कॉज इसमें कॉची सीक्वेंस वाला टर्म आ रहा है, इन द स्पेस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट विद इन द स्पेस। स्पेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, स्पेस के अंदर ही। ठीक है। लाइक ऐसा मान लो कि कॉची सीक्वेंस के अंदर वी हैव अ पॉइंट दैट कन्वर्जेस, स्पेस के अंदर ही दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है। ये स्पेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है और स्पेस के अंदर ही इट इज गोइंग टू द अनदर पॉइंट। इतना समझ आ गया? कॉम्पैक्टनेस के कॉन्सेप्ट्स को कहाँ पर यूज कर सकते हो? जब हमें लिमिट्स का पता लगाना हो। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के, देखो ऑप्टिमाइजेशन तो हमेशा हमेशा यूज होगा। तो कभी पूछा जाए दैट व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई वी आर यूजिंग दैट, सो यू कैन सिंपली से बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, वी वांट टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया ना? यहाँ पर कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तुम्हें एक नंबर दिया एंड देन पूछा, ये वाली चीज मैंने तुम्हें कंप्लीटनेस वगैरह की बता दी थी, कनेक्टनेस हमने कर लिया था। ओके, नहीं एक सेकेंड, कनेक्टनेस हमने नहीं पढ़ा अभी, हमने अभी तक सिर्फ कंप्लीटनेस ये सब पढ़ा है। अगला टर्म है कनेक्टनेस, कनेक्टेडनेस। तो कनेक्टेडनेस का मतलब क्या होगा? एक सेट, उसको हम कनेक्टेड तब बोल सकते हैं इफ इट कैन नॉट बी पार्टीशन इनटू टू डिसजॉइंट या फिर नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। यानी कि सपोज मेरे पास एक सेट था ऐसा, टू, टू टेंस टू थ्री, थ्री टेंस टू फोर, मतलब अज्यूम करो ऐसा कुछ है। अब इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकती इनटू टू सब पार्ट्स की, मैंने यहाँ पर दो सेट्स बना दिए, एक में लिख दिया टू और थ्री, एक में लिख दिया थ्री और फोर। ऐसा जब ब्रेक करना पॉसिबल ना हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपस में कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट तुम डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि दो सेट्स जो कभी भी पार्टीशन नहीं हो सकते इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स, मतलब वो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन है, ऐसे पार्टीशन नहीं हो पा रहे हैं, देन इट इज कनेक्टेड।
है ना? ऐसे जुड़ ही नहीं पा रहा है। अगर तुम पार्टीशन करोगे भी, सो इट कैन बी लाइक समथिंग यूनियन होगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा। ऐसा कंप्लीट एक डिसजॉइंट पार्टीशन नहीं बनेगा। नॉन एम्प्टी ओपन सेट, इन सिंपलर टर्म्स अ सेट इज कनेक्टेड इफ देयर इज नो वे टू सेपरेट इट इनटू पार्ट्स दैट आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। हम ऐसे दो सेपरेट पार्ट्स में नहीं बना सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते जो कि कंप्लीटली लाइक बिल्कुल अलग है ना? ऐसा नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा कनेक्टेड ही होगा। अब कनेक्टेडनेस की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? कंटिन्यूटी में, सॉरी, प्रूविंग कंटिन्यूटी में। उसके बाद टोपोलॉजी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। ओके, अब मैं तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी ये करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ना ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें तुम ज्यादा समझने से ज्यादा लाइक एक थ्योरी, बेसिक थ्योरी है। सो तुम थ्योरी लैंग्वेज से ही लिखोगे तो इट विल बी लाइक मोर बेनिफिशियल टू यू। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, बट लैंग्वेज सेम होनी चाहिए तो थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड लगता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा कवर करवा दूं तुम्हें। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें ये पूछा गया, अब बताओ क्या ये इंटरवल कनेक्टेड है कि नहीं। सो 0 1 की बात करूं, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी पार्टीशनिंग करूं, सो क्या होगा, देर इज नो वे टू पार्टीशन इट इनटू टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। कैसे पार्टीशन करूं बताओ, क्या डालूं इसमें कि वो नॉन एम्प्टी सेट्स दो बने? ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये आपस में कनेक्टेड है ना? कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको ऐसे ब्रेक कर दूं या उसको ऐसे ब्रेक कर दूं, हो ही नहीं पा रहे, सो दीज आर कनेक्टेड। इतना समझ आ गया? अब इन सबको साथ में भी हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा। ओके, तो अब तक हमने क्या करा, कॉम्पैक्टनेस, कंप्लीटनेस, इन सब के बारे में हमें बेसिक आइडिया मिल गया ना। अब हमारा टास्क क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को आपस में इस तरीके से सॉल्व करें, या इन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम कैसे आएंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना? किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो यहाँ आके देखते हैं। ये तो कॉची सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने कर लिया। ओके, देखो इन सबको प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है। सपोज तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम दी, बोला ए सबसेट है जो सारे ए एक सबसेट है ऑफ आर, ठीक है? अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो भी ए का सीक्वेंस होगा हैज अ कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस whose limit lies in A। यानी कि ए के पास एक ऐसा कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंट होना चाहिए जिसकी लिमिट ए के ही अंदर हो। ये तुम्हें थोड़ी डेफिनेशन लग रही है जहां पर हमने सीक्वेंस सब सीक्वेंस की बात की थी, ये कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन है ना, जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस। तो यहाँ हमें दिया क्या है कि ए क्लोज एंड बाउंडेड है। अब हमें ये पता है कि क्लोज एंड बाउंडेड है, यानी कि ए तो भाई हमारा ए की जो कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी वो भी बाउंडेड होगी, यानी कि वो भी आर के अंदर ही होगी। अगर ए बाउंडेड है तो ए के अंदर की सारी सीक्वेंसेस बाउंडेड होंगी। बाय बोल्जानो दिस थ्योरम, बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। यानी कि किसी भी बाउंडेड थ्योरम की मतलब ये सारी चीजें हम क्या प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ आर, तो हमें प्रूफ करना है कि ए की जो सबसीक्वेंसेस है वो कन्वर्जेंट है। तो ए इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अगर ए क्लोज है तो इसकी लिमिट जो होंगी वो ये होंगी। सो बेसिकली हमें इसको प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट है, मतलब हमारा ए कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट की तो सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें सबसे पहले पता है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, इसका मतलब इसकी सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ा थोड़ा बताया और वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट, एंड लास्ट में हमने कर दिया। देखो इस पर हम अभी बाद में आएंगे। सबसे पहले अब देखो इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज तुम्हें दे दी कॉची सीक्वेंस प्रॉब्लम, यहाँ पर तुम्हें बोला एक्स इन तुम्हें 1/n दे रखा है, अब शो करो कि ये एक कॉची सीक्वेंस है। तो इस तरीके की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब इसमें तुम करोगे क्या, तुम थोड़ी थोड़ी वैल्यूज डालने लगोगे, तो फिर तुम एक्स एन माइनस एक्स एम निकालोगे। हमें शो करना होता है कि किसी भी वैल्यू ई के लिए जहां पर ई इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स एन माइनस एक्स एम का डिस्टेंस हमारा लेस देन ई आएगा, जहां पर एम और एन कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनको हम पुट करेंगे, एक बार इसमें एम पुट करके देख रहे हैं, एक बार इसमें एन पुट करके देख रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस स्टिल लेस देन ई आ रहा है, दैट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या है,
ये मेरे को 1/n है, यहाँ पर एक बार m और n पुट करके देखती हूँ। xn माइनस xm सीक्वेंस है, तो यहाँ पर एक बार 1/n डाला माइनस 1/m डाला। अब इसके अंदर कोई भी नंबर हम डालते रहेंगे, वो हमेशा मेरा 2/ε से, देखो यहाँ पर जो भी हमारा n होगा, नंबर होगा, इट शुड बी लाइक ग्रेटर देन 2/ε, है ना। एप्सिलॉन या ई कुछ भी बोलो, इस तरीके से चूज करना है। तो जब भी हम कुछ भी नंबर चूज करेंगे, वो हमेशा मेरा ई से छोटा ही होगा। तो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको। ठीक है, नीचे चलता है। कंप्लीटनेस की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? तो अब बताओ, एक रैशनल नंबर का तुम्हारे पास स्पेस है, ये बताओ ये कंप्लीट है। तो रेशनल नंबर के स्पेस में हमें सबसे पहले चेक करने पड़ेगा कि ये कॉची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कॉची सीक्वेंस को जो भी फॉलो करेगा, वो एट द एंड एक कंप्लीट पॉइंट पे आ जाएगा। कॉची सीक्वेंस को ही नहीं फॉलो कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट। ओके, सो देयर आर कॉची सीक्वेंस इन क्यू दैट डू नॉट कन्वर्ज टू अ रेशनल नंबर। यानी कि अब जो रेशनल नंबर, ये जो हमारी ये है स्पेस जो हमें दिया, अब रेशनल नंबर के अंदर कुछ क्वाड्री सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो हमें कन्वर्ट करके रेशनल नंबर नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस में अगर मैं दो नंबर से एक्स एंड वाई उनको कन्वर्ट करूं, तो मेरे को वही नंबर का फॉर्म वापस मिलना चाहिए। नेशनल नंबर को कन्वर्ट करूं तो आई विल गेट नेशनल नंबर, है ना। दो नंबर्स के पास जा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका नेचर ही चेंज हो जाए। तो ये वाली चीज होनी चाहिए। सो ये जो हमारा रेशनल नंबर होता है, इसके अंदर जब हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को करते हैं, तो ये हमें रेशनल नंबर्स वापस नहीं लाके देता। तो इसीलिए जैसे इरेशनल नंबर्स भी मिल जाते हैं हमें, है ना, पास आते जा रहे हैं, टू से आगे जाते जा रहे हैं, तो इरेशनल नंबर भी मिल जा रहे हैं, तो दूसरे नेचर के नंबर भी मिल जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्पेस। ठीक है, इन तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्पैक्टनेस। मुझे दे दिया A05, अब ये बताना है कि हर सीक्वेंस एक ही कन्वर्जेंट है, ये हमने करा था। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो उसकी सब सीक्वेंस भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगी। ठीक है, तो एवरी सीक्वेंस इन कॉम्पैक्ट सेट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यही हमें बोल्ज़नो वेरेस्ट्रेस थ्योरम बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस कॉम्पैक्ट है, तो उसके अंदर की सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट होंगी। तो इस तरीके से हमें ये पता है कि ये हमारा कॉम्पैक्ट है, तो ए के अंदर के सब सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट। इतना क्लियर हो गया। ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन ऐसी ऐसी चीजें प्रूव करने को आ जाती है। अब इस दिस ओपन इंटरवल हमसे पूछ रहा है कि इज द ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट, ये क्या, ये ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट है, देख के पता चल रहा है क्लोज बाउंडेड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। एक और कनेक्टेडनेस की प्रॉब्लम दिखा दी। बोला 0 से 2 का यूनियन करूंगी 3 और 5 से, क्या ये कनेक्टेड है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या रहा है, 0 से 2 की मैं बात करूं और 3 से 5 की करूं, इनको कंबाइन कर देंगे हम, तो क्या होगा कि 0 से 2 से लेकर 2 से 3 के बीच में देयर इज अ गैप। तो मैं कितना भी पास जाऊं, देयर इज नो पाथ जिससे मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। कोई पाथ कॉमन है नहीं जिससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, लाइक ऐसा कुछ 2 से 3 का डायरेक्ट रिलेशन ही है, ये समझाने की बात हो गई। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं 0 टू यूनियन 3 5 करूं, तो 2 देखो, 0 से 2 मानो एक रिलेशन और 3 से 5 एक रिलेशन। अब मैं इसका यूनियन अगर कर दूं, तो मैं इनको अलग से ब्रेक कर सकती हूँ। एक हिस्से में मैं 0 से 2 के नंबर्स डाल दूंगी, एक हिस्से में 3 से 5 के डाल दूंगी। तो वी कैन ब्रेक इट, राइट, वी कैन सेपरेट इट, सो इट इज नॉट कनेक्टेड। सो देयर इज अ गैप बिटवीन 2 एंड 3। तो इस वजह से वी कैन से कि वी कैन क्रिएट सम डिसजॉइंट सेट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा ये इंटरवल 0 1 कनेक्टेड है। हाँ, ये कनेक्टेड है। बेसिकली इसको अगर मैं ब्रेक करूं, तो मैं सेपरेट दो डिसजॉइंट सेट्स नहीं बना सकती, तो दिस इज कनेक्टेड। अब यहाँ पर हमें पता कौन से चलेगा कि ये हमसे कंप्लीट पूछा है तो क्या चेक करना है, क्वाड्री पूछा है तो क्या चेक करना है। क्वाड्री सीक्वेंस में जल्दी जल्दी रिकॉल करो। हम चेक करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो आपस में क्लोज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट में हम क्या देखते हैं कि क्वाड्री सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्ज कर रही हो, पास पास आ रही हो और लाइक मिल रही हो, थोड़ी कन्वर्ज कर रही हो, तो वी कैन से इट इज कंप्लीट। कॉम्पैक्ट में वी कैन चेक कि क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए,
और कनेक्टेड में कोई भी डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी यूनिट 3 में अब तक यही सारी चीज़ें थी। आई होप मैंने बहुत ट्राई करा तुम्हें समझ आए। अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया और तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और भी वीडियोज़ बनाने का। ऑल्सो अगर चैनल पे तुम नए हो तो तुम्हें इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है, डीएस से और डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है और स्ट्रैटेजिस वीडियो भी मिलती रहती हैं। तो that will help you to prepare in your exams and all the best for exams. Thank you so much. Yes.